राम राम, जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज हम बात करेंगे बेटा हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है बहुपद के बारे में कि बहुपद क्या होता है। अब बहुपद में जितने भी टर्म यूज हुए होंगे सभी के बारे में हम एक एक करके देखेंगे कि क्या होता है। पहले हम जानेंगे चर क्या है, फिर उसके बाद जानेंगे अचर क्या है, फिर हम बता देंगे आपको कि बहुपद क्या है, फिर उसके बाद और भी आगे टॉपिक जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चर क्या होता है? चर जिसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल, मतलब जो बेटा बदलता रहता है उसको हम बोलते हैं चर। जैसे हम x की वैल्यू को बेटा कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1 2 3। तो x को क्या बोला मैंने कि x हमारा क्या है? वेरिएबल है। y क्या है बेटा? y भी क्या है? एक वेरिएबल है। z भी क्या है? वेरिएबल है। a b c जो भी जितने वेरिएबल है आपको इस फॉर्म में देखने को मिलेंगे। और फिर क्या है हमारा दूसरा अचर। अचर को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, मतलब बेटा ऐसी संख्या जो बदलती नहीं है। जैसे मैंने लिया 5, तो 5 कभी बदलेगा क्या? तो 5 एक कांस्टेंट नंबर है, एक अचर संख्या है। इसी तरह से मैंने लिया 7, तो 7 भी क्या है हमारा? एक अचर है। ठीक, तो ये हो गया आपका चर और अचर। फिर हम बात करते हैं बेटा कि ये बहुपद होता क्या है। तो आप देख रहे हैं बहुपद, बहु और पद दो टर्म यूज किया गया है, दो सब, बहु और पद। बहु का मतलब होता है मेनी, मतलब बहुत सारे, और पद का मतलब होता है बेटा टर्म, मतलब ऐसा चीज जिसमें बहुत सारे टर्म्स यूज किए गए हों। बहु मतलब बहुत सारे, टर्म मतलब समझ लो पद। अभी मैं एग्जांपल करके आपको दिखाता हूं। जैसे एग्जांपल में मैंने लिया 5x + 3, 5x² + 7x + 3। अभी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा आपको, आप अच्छे से समझ जाएंगे इसके बारे में। अभी जो मैं बता रहा हूँ बस आप उसको ध्यान से देखते चलिए। जैसे 5x हुआ, 5x + 3 हुआ, तो ये सभी क्या होंगे बेटा? ये सभी होते हैं बहुपद। अब बहुपद में, बहुपद होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं? तो बहुपद होने के लिए बेटा क्या क्या चीज़ ज़रूरी होता है मैं उसको बता दूं आपको। एक बहुपद होने के लिए अचर चाहिए। अगर कोई आपको समीकरण मिल रहा है, अगर वो इक्वेशन आपको कोई मिल रहा है, तो अगर वो बहुपद कब होगा? जब उसमें एक अचर संख्या होगी। दूसरी चीज़ क्या होना चाहिए? कोई वेरिएबल होना चाहिए बेटा, मतलब कि चर होना चाहिए। और तीसरी बात यह है बेटा कि उसमें घात होनी चाहिए, जो वेरिएबल का हो वो उसका घात होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको समझा दूं, पावर को ही बेटा घात बोलते हैं। जैसे मैं समझाऊं आपको कि मैंने एक समझ लो कि मैंने लिया 5x + 3। अब आप बताओ कि 5x + 3 बहुपद है और क्यों? तो देखो बेटा इसमें कांस्टेंट भी यूज किया गया है। कांस्टेंट मतलब अचर संख्याएं इसमें यूज की गई हैं, है कि नहीं? अचर देखो यहाँ पे 3 एक अचर, प्लस वेरिएबल भी है। वेरिएबल आपको दिख रहा है बेटा, चर संख्याएं भी है। और तो मैं बोल रहा हूँ वेरिएबल का घात भी है। अगर बेटा कोई वेरिएबल है, कोई चर संख्या है, तो उसका अगर कुछ नहीं है तो पावर क्या लगते हैं हमेशा? 1। ठीक, तो देखो ये तीनों चीज़ें इसमें हैं। क्या क्या है? वेरिएबल भी है, कांस्टेंट नंबर भी है, और प्लस x का घात भी है। तो अब ये क्या हो गया पूरा टर्म? ये पूरा टर्म बोला जाएगा बेटा कि यह क्या है? एक बहुपद है। अब बहुपद के अलग अलग नाम भी होते हैं। जैसे कि ये कौन सा बहुपद है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं लीनियर मतलब बेटा रैखिक बहुपद। ठीक, तो जब ये दो टर्म वाला आपको मिले तो इसको बोलते हैं क्या? रैखिक बहुपद। अभी मैं इसको विस्तार से आपको बताऊंगा। तो ये आप आई होप बहुपद को तो आप समझ गए होंगे, मतलब उसमें अलग अलग टर्म को यूज किया जाता है, उसको ऐड किया जाता है बेटा, वही क्या होता है? बहुपद। मतलब बहुत सारे टर्म को हम क्या करते हैं? साथ मिलाते हैं, वही क्या होता है? बहुपद। बहुपद होने के लिए मैंने आपको बताया कि अचर संख्या होनी चाहिए, उसमें एक चर संख्या होनी चाहिए,
और चर संख्या जो वेरिएबल है उसका घात भी होना चाहिए। अब मैं बता दूं बेटा, वेरिएबल का घात हमेशा एक पूर्णांक होगा। यहाँ पे जो मैंने चर दिखाया आपको, अब इसका वेरिएबल जो होगा चर, इसका घात बेटा हमेशा घात, ये नोट कर लेना आप, पॉइंट नोट में डाल लेना। इसका घात हमेशा क्या होगा, ये हमेशा पूर्णांक पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या मतलब इसमें 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर बेटा अनंत तक, मतलब घात हमेशा क्या होगा 0, 1, 2, 3 हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। तो मैंने बता दिया कि आपको बहुपद होने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, मतलब ये समझ लो कि घर एक बहुपद है। घर बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला बेटा एक अचर संख्या, दूसरा वेरिएबल और वेरिएबल का घात भी। अब आपको जो यहाँ पे x का दिख रहा है 5x है, ये x का गुणांक बोला जाता है। मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। फिर मैंने लिखा है बेटा बहुपद के प्रकार। अब खेल यहाँ से चालू होता है कि बहुपद के कितने प्रकार हैं। अगर हम देखें तो बहुपद को जानेंगे कि क्या कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं। अभी यहाँ पे मैं डिस्कस कर दूंगा किस चीज़ को बहुपद बोलते हैं किसे नहीं, तो प्रकार बताने के बाद मैं आपको बता दूंगा। तो बहुपद के दो प्रकार के भागों में इसको डिवाइड किया गया है बेटा। अगर हम देखें तो इसको 2 तरह से बांटा गया है, पहला और दूसरा। पहला हमारा है बेटा पदों की संख्या के आधार पर, पदों के संख्या के आधार पर। और दूसरा बेटा घात के आधार पर, घात मतलब पावर। अब इसमें हम देखेंगे पदों की संख्या, टर्म्स, कितने टर्म्स यूज किए गए हैं, कितना टर्म ऐड हुआ है। तो बेटा पहला है एक पदी बहुपद, जिसको हम क्या बोलते हैं मोनोनोमियल बहुपद। जैसे बेटा एग्जाम्पल मैं आपको लेके दिखाऊं, जैसे 4x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, 2x, ये सभी क्या हुए, ये सभी हमारा एक पदी है बेटा। आप इसमें देख रहे हो सिर्फ ये क्या है, सिंगल यूज किए गए हैं, तो ये होगा हमारा एक पदी बहुपद। दूसरा क्या होगा द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद मतलब बेटा इसमें 2 टर्म यूज किए गए हैं, जैसे कि 4x + 2। एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखा दिया कि 4x + 2, और भी हो सकता है 3x + 3, कुछ भी 4x² + 5, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से तीसरा क्या है, तीसरा है बेटा त्रिपदी बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। इसमें 3 टर्म यूज किए जाते हैं। जैसे बेटा मैं आपको बताऊं x² मान लो -3x -4, कुछ भी, इसमें आपको 3 टर्म दिखेंगे, ठीक। तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, मतलब ये पदों के आधार पे हो गया कितना पद इसमें शामिल है बेटा, कितना टर्म इसमें शामिल है। जैसे कि इसमें 3 टर्म शामिल है, एक x² है, फिर दूसरा वाला 3x है, और तीसरा वाला हमारा 4 है। इसी तरह से इसमें 2 टर्म शामिल हैं, 4x और +2। इसमें बेटा सभी अकेले अकेले हैं, इसलिए ये एक पदी, इसमें 2 टर्म है इसलिए 2 पदी, इसमें 3 टर्म यूज किए गए हैं इसलिए ये त्रिपदी बहुपद हो गया। अब हम बात करते हैं कि घात के आधार पर क्या है। घात के भी आधार पे हमारा क्या है, तो पहला बेटा हम देखते हैं कि घात के आधार पे क्या है। तो पहला हमारा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, जिसको हम क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा बेटा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे मैंने अभी दिखाया कि इसमें ये भी एग्जांपल है 4x + 2। तो ये एक रैखिक बहुपद हुआ, क्योंकि इसमें पावर बेटा क्या होंगी, जो वेरिएबल का पावर होगा वो क्या होगा, वो 1 होगा। वेरिएबल मतलब जो चर होंगे हमारे
उनका मैक्सिमम क्या पावर होगा। जैसे यहाँ पे x की घात क्या है बेटा, यहाँ पे x की घात 1 है। तो ऐसे जितने भी आपको इक्वेशन जिसमें यहाँ पे आपको टर्म मिलेंगे उसमें चर जो है उसकी घात अधिकतम 1 होनी चाहिए। तो घात जब 1 होगी, घात क्या होना चाहिए बेटा 1, तो वह क्या होगा, रैखिक बहुपद। इसी तरह से अगर हम दूसरा देखें तो बेटा हमारे पास क्या है, द्विघात बहुपद, जिसको हम क्वाड्रिक बोलते हैं। तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में हम जैसे बेटा ले लेते हैं x² - 3x - 4। तो आप देखोगे इसमें घात क्या होंगी, घात मैक्सिमम क्या होगा बेटा 2, मैक्सिमम क्या होगा 2, मतलब जो हमारा वेरिएबल है उसकी घात क्या होगी, मैक्सिमम 2। इसी तरह से मैं अगर तीसरा लूँ बेटा, तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, ये त्रिघात होगा, जिसको हम क्वाड्रिक भी बोलते हैं, ये क्यूबिक भी बोलते हैं, क्यूबिक त्रिघात। तो क्यूबिक जैसे मैं एग्जांपल लेके दिखा दूँ आपको, मान लो 2x - x³। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको x की घात जो आपको दिखेगी, तो घात जो है घात वो मैक्सिमम क्या होगा बेटा 3, घात की संख्या मैक्सिमम क्या होगी 3, तो वो क्या होगा हमारा त्रिघात। तो मैंने बता दिया आपको कि ये क्या हुआ, रैखिक बहुपद, ये द्विघात बहुपद जिसकी पावर 2 मैक्सिमम होगी, ये त्रिघात बहुपद जिसकी वेरिएबल मतलब कि बेटा जो चर होगा उसकी घात 3 होगी। फिर हमने बात करी थी कि अभी मैं बताऊंगा आपको कि कौन सी संख्या बेटा बहुपद होंगी, कौन सी नहीं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, अभी शून्य को मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्या होंगे बहुपद क्या और बहुपद क्या, कौन से टर्म बहुपद नहीं होंगे। तो मैं दिखा देता हूँ बहुपद। मैं अब बहुपद को 2 तरह से बनाता हूँ कि बहुपद, इस पर टिक कर देता हूँ ये होंगे, और इस पर मैं क्रॉस कर देता हूँ कि बहुपद नहीं होंगे। तो आप बताओ बेटा मैंने 3 चीज़ें बताई थी कि चर भी होना चाहिए, उसमें कोई वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल मतलब चर ही, फिर कोई कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट मतलब हमारा अचर, और जो वेरिएबल का पावर भी होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको दिखाई कि क्या क्या होना चाहिए, अचर होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल का घात होना चाहिए। घात क्या होना चाहिए, घात बेटा 3 चीज़ें मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि क्या होना चाहिए, चर, और क्या होना चाहिए अचर, और चर का बेटा क्या होना चाहिए घात। और घात में क्या मैंने बताया कि घात क्या होना चाहिए, ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए। घात भी क्या होना चाहिए, ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब बहुपद इस तरह से मैं अगर बोलूं कि 4x² बताओ आप बहुपद है कि नहीं। अब आप बताओ कि 4x² बहुपद है या नहीं। तो आप कहेंगे जी सर, क्योंकि इसमें क्या है, x की पावर, x मतलब हमारा जो वेरिएबल है वो भी है, वेरिएबल भी मुझे दिख रहा है, और इसमें वेरिएबल का पावर भी है, तो ये क्या है, बहुपद है। ठीक इसी तरह से बेटा अगर मैं बोल दूं √x बताओ, तो √x क्या एक बहुपद है। तो मैंने बोला था ना कि जो हमारा वेरिएबल होगा बेटा, वेरिएबल का पावर हमेशा पूर्णांक होगा, लेकिन मैं अगर इसका पावर देखूं x का, तो x का पावर क्या होगा 1/2। तो क्या ये 1/2 एक पूर्णांक है। तो आप कहेंगे नहीं सर ये पूर्णांक नहीं है। अगर पूर्णांक नहीं है तो ये क्या होगा, ये हमारा बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x का जो घात है, जो वेरिएबल का पावर है, वो क्या है बेटा, वो पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये वो बहुपद नहीं है। अब अगर आप बताओ, मैं बोल दूं 1/√2x, ये बताओ क्या है, एक बहुपद है। तो आप कहेंगे हाँ सर ये बहुपद है, क्योंकि मुझे अचर संख्या से मतलब नहीं है, अचर संख्या के पावर से मतलब नहीं है, जो हमारा कांस्टेंट है उसके पावर से मतलब नहीं है। सिर्फ हमें देखना है कि वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, वेरिएबल की घात क्या होनी चाहिए, वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ भी वेरिएबल की घात क्या है बेटा, कुछ नहीं दिख रहा है, तो वेरिएबल की घात यहाँ पे 1 है, तो ये भी क्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या है, ये भी एक बहुपद है। इसी तरह से आप बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ बेटा 1/x - 1,
तो क्या बताओ ये क्या एक बहुपद है? तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे 1/x-1 है, तो यहाँ पे x की पावर मुझे कुछ नहीं दिख रही है, तो शायद से बहुपद होगा। लेकिन बेटा जब मैं इसको ऊपर करूँगा तो ये पूरा टर्म माइनस में आ जाएगा। और मैंने अभी बताया कि हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। इसीलिए क्या है, ये जब ये माइनस में आ जाएगा तो ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो ये -1 क्या है, ये हमारी पूर्ण संख्या में नहीं आती है, तो ये क्या भी है बेटा, एक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसका घात माइनस में आ रहा है। इसी तरह से आपको समझ आया होगा बेटा कि हम पावर को देखते हैं कि पावर क्या है उसमें, इस तरह से हम उसको डिफाइन करते हैं कि वो बहुपद है या नहीं है। अगर मैं बोल दूं, आप बोलेंगे कि सर 5 तो एक बहुपद है। हाँ, मैं बोल देता हूँ कि 5 एक बहुपद है, तो आप कहेंगे सर ठीक है 5 एक बहुपद है, लेकिन ना ही तो इसके पास कोई x है, ना ही इसके पास कोई घात, x की घात है, तो ये कैसे हो गया? तो मैं आपको बताऊं, 5 है बेटा, 5 को अगर हम लिख दें 5 × 1 तो ये तो 5 होगा। लेकिन 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं डिनोट कर सकता हूँ बेटा x की पावर 0 से। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है, x की पावर 0 ये होता है 1। तो मैं 1 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 5 × x की पावर 0। तब आपको दिख रहा है कि x भी आ गया, इसमें एक वेरिएबल भी आ गया, और वेरिएबल का पावर भी आपको दिख रहा है। तो ये इसलिए 5 कोई आपको दिख रहा है, कोई कांस्टेंट नंबर दिख रहा है, तो वो भी एक बहुपद है बेटा, वो भी एक बहुपद है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है अचर बहुपद। जब कभी आपको इस तरह से दिखे तो उसको आप बोलेंगे ये क्या है, अचर बहुपद। तो इसका क्या नाम है, अचर बहुपद। फिर शून्य आपको दिखो, 0 आपको दिखे तो वो भी क्या होगा बेटा, वो भी हो गया आपको शून्य बहुपद। इसी तरह से और भी बहुपद के बारे में मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बहुपद क्या होता है। जब आपको जो वेरिएबल आपको फ्रैक्शन में दिखे बेटा, अगर ये फ्रैक्शन में दिख जाए तब भी ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। वेरिएबल अगर बेटा आपको माइनस में दिख जाए, वेरिएबल अगर अंडर रूट में दिख जाए, तो वेरिएबल यहाँ पे फ्रैक्शन, वेरिएबल का घात फ्रैक्शन में दिख रहा है, वेरिएबल का घात माइनस में दिख रहा है, तो इस तरह से अगर टर्म आपको कहीं पे भी दिखे तो वो आपका बहुपद नहीं है। तो ये सभी आपको आई होप बहुपद क्या है और बहुपद क्या नहीं है आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बेटा शून्यक क्या है, जिसको हम जीरोज भी बोलते हैं, ये क्या है और ग्राफ पे शून्यक का क्या मतलब है। तो मैं आपको भी बताऊंगा कि शून्यक क्या होता है। तो जैसे मैंने कोई टर्म लिया बेटा, ये समझो कि मैंने कोई टर्म लिया px, मैं भी दिखाऊंगा कि px क्या होता है। px x² - 3x - 4। अब आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे p और x क्या है, p और x लिखा क्यों गया है। तो मैं आपको बता दूं कि p बेटा है पॉलिनोमियल, मतलब p मतलब पॉलिनोमियल, उसका हिंदी अनुवाद है बहुपद। x क्या है, x यहाँ पे वेरिएबल है। तो p पॉलिनोमियल और x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। तो इस तरह से अब शून्यक का मतलब होता है कि x की ऐसी वैल्यू जो हम इसमें पुट कर देंगे, और तो ये पूरा px क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो अगर मैं x की कौन सी वैल्यू यहाँ पे रखूँ कि पूरा px हमारा बहुपद जो है वो 0 हो जाए, तो यहाँ पे अगर बेटा मैं x की वैल्यू को -1 रखूँ तो देखो ये बहुपद क्या हो रहा है, x² - 3x - 4 में अगर माइनस में 1 पुट करता हूँ तो -1 का होल स्क्वायर -3 × -1 और -4, तो ये क्या होगा 1, ये माइनस माइनस प्लस तो +3, ये -4, तो +1 +3 +4 और -4 क्या हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे 0। तो x की ऐसी वैल्यू हम पुट करते हैं जब पूरा टर्म क्या हो जाता है 0, तो उसी x की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। तो इस पूरे टर्म का, इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद का शून्यक कौन सा है बेटा, तो इस बहुपद का शून्यक हम बोलेंगे, इस बहुपद का शून्यक x = -1 है, क्योंकि
x की वैल्यू मैंने -1 रखी और पूरा हमारा बहुपद क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, शून्य बोला जाता है, इसको जीरोज बोला जाता है। अब ग्राफ पे इसका क्या मतलब है, मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ और ग्राफ के थ्रू आपको समझाता हूँ कि इस पे शून्य का क्या मतलब है। तो आपको यहाँ पे ग्राफ दिख रहे होंगे 0.1, 2.1, 2.2, 2.3। तो आपको देखो कि एक्स एक्सिस को, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हमारा हुआ वाई। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई। तो अब देखो कि एक्स एक्सिस कहाँ पे कट हो रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ग्राफ पर शून्य का मतलब होता है कि ग्राफ कट कहाँ पे हो रहा है, ग्राफ एक्स एक्सिस को कौन सा लाइन है जो कट कर रहा है। तो मैं आपको दिखाऊं, देखो बेटा यहाँ पे कि एक्स एक्सिस कितनी जगह पे कट हो रहा है, तो यहाँ पे एक जगह। तो शून्य का ग्राफ का मतलब यही है कि मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ। जैसे ये एक ग्राफ हो गया बेटा, अब कोई लाइन है, कोई भी वाई एक्स कुछ भी हो मतलब वो एक ग्राफ बन रहा है, समझ लो। तो वो ग्राफ जो है, ये हो गया वाई और ये हो गया एक्स। तो समझ लो ये ग्राफ को कट कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को बेटा ये एक बार कट रहा है। तो इसका शून्य को क्या हो जाएगा, इसका जीरोज हो जाएगा 1। अब ये समझ लो ये कोई ग्राफ है, ये ऐसे कट कर रहा है। तो ये देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को ये बेटा 2 बार कट कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा 2। अगर हम ग्राफ पे देखेंगे, कभी आपको एग्जाम में आएगा और ग्राफ देख करके आपको बताना होगा, तो आप बस यही ढूंढना कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, बस उतने पॉइंट आप गिन लेना और वही आपका होगा शून्य। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इस ग्राफ के माध्यम से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा कि एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह पे कट कर रहा है यहाँ पे, तो इसका शून्य क्या होगा, इसका शून्य होगा 1, सिर्फ एक। ये पे आपको दिख रहा है कि ये एक पैराबोला है, ये कहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है, मतलब एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, तो इसका शून्य क्या होगा 2। ये भी एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, तो ये इसका भी शून्य क्या हो गया 2। ये बेटा एक पैराबोला है, देखो ये सिर्फ एक्सिस को एक बार टच कर रहा है, तो इसका क्या होगा, इसका होगा 1। टच भी कर रहा है तब भी हम बोलेंगे कि शून्य 1 होगा। और ये बेटा देखो यहाँ पे सिर्फ 1, तो एक्स एक्सिस को टच करे या क्रॉस करे उसका शून्य होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ 2.5। अब 2.5 आप देखेंगे, 2.5 में आपको कहाँ पे, इस ग्राफ में आपको कहीं पर भी आपको एक्स अक्ष कटा हुआ दिख रहा है, तो आप कहेंगे नहीं सर एक्स अक्ष मुझे कहीं पर भी कटा हुआ नहीं दिख रहा है। अगर एक्स अक्ष बेटा आपका कटा हुआ नहीं है तो शून्य क्या होता है 0। यहाँ भी एक्स कहीं पे कटा नहीं है तो शून्य क्या हो गया 0। आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। अब आप बताएंगे कि इस ग्राफ को देख करके आप बताएंगे कि एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है और इसका शून्य या जीरोस क्या होगा। तो y बराबर पी एक्स कोई है, नीचे दी गई आकृति में ग्राफ देखिए, प्रत्येक आकृति को y बराबर पी एक्स है, जहाँ पी एक्स क्या है बेटा एक बहुपद है। ग्राफ से प्रत्येक के लिए पी एक्स के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताएं आप इस ग्राफ को देख करके कि इसमें कितने शून्यक होंगे। मैंने बताया था, याद रखिए कि जहाँ जहाँ पे x अक्ष को वह कट करेगा, x एक्सिस को वह कट करेगा, उतने ही शून्यक होंगे। तो बेटा यहाँ पे देखो आप सिर्फ x को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, तो इसका शून्य क्या हो गया 1। यहाँ पर देखो x को कितनी बार कट कर रहा है, तो 2 बार, इसका शून्य क्या हो गया 2। यहाँ पे x को कितनी बार कट कर रहा है 1, 2 और 3, तो इसका शून्य क्या हुआ 3। यहाँ पर बेटा देखो सिर्फ एक बार कट कर रहा है, तो क्या हुआ 1। यहाँ आप बताओ कितनी बार होगा। तो मैंने बताया था कि वो कट करे या टच करके भी जा रहा हो तो भी तब भी क्या होगा, आपको टच करता हुआ दिख रहा है तब भी क्या होगा बेटा 1।
इसी तरह से आप बताओ कि इस पे कितना होगा। तो बेटा एक तो यहाँ हुआ 1 2 3 4, तो टोटल कितने शून्यक हुए, तो टोटल शून्यक हुए 4। आई होप आपको ग्राफ वाला बेटा क्लियर होगा। मैं आपको एक बार दोबारा से बता देना चाहता हूँ कि कहीं पर भी आपको एक्स अक्ष कटा हुआ दिखे, अगर ग्राफ दे रहा है आपको और ग्राफ के माध्यम से आपको शून्यक पूछ रहा है, तो आप सिर्फ वो ढूंढना कि एक्स कहाँ कहाँ पे कटा हुआ है, एक्स अक्ष कितनी बार कटा हुआ है, उतने ही हमारे शून्यक होंगे। आई होप आपको ये शून्यक क्लियर हो गया होगा कि शून्यक क्या होता है। अब आपका बेटा प्रश्नावली 2.1 इसी बेस पे क्वेश्चन भी इसमें दिया गया है कि 2 पॉइंट में कौन कौन से क्वेश्चन है और कैसे आपको सॉल्व करना है। अब मैं 2.1 आपको दिखाता हूँ और आप बताओ कि 2.1 में क्या शून्यक कितने होंगे प्रत्येक आकृति के लिए और कौन से आकृति के लिए शून्यक नहीं होंगे। तो आपको देख करके बताना है कि शून्यक क्या होंगे। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है फर्स्ट, इसका शून्यक क्या होगा, सेकंड का शून्यक क्या होगा, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का और सिक्स्थ का। तो देख रहे हो बेटा, पहले में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि पहला जो है वो क्या है, एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं हैं। तो एक्स अक्ष को कभी कट करेंगी वो, तो कभी नहीं कट करेंगी, और जब कभी नहीं कट कर रही हैं तो शून्यक क्या हो गया बेटा हमारा, 0। ये आपको दिख रहा है। दूसरा हम देखेंगे सेकंड वाला, तो इसमें एक्स अक्ष को कितनी बार कट रहा है बेटा, एक बार कट कर रहा है यहाँ पे, तो एक बार कट कर रहा है, तो शून्यक क्या हुआ, इसका शून्यक हुआ 1। अब आपको मैं दिखाऊं ये थर्ड वाला में अगर आप थर्ड वाला देखेंगे बेटा, तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये पूरे 3 टाइम एक्स अक्ष को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो इसके शून्यक क्या होंगे बेटा, 3। ये 2 बार कट कर रहा है, तो इसका शून्यक क्या होगा बेटा, 2। ये 1 2 3 4, तो ये कितनी बार कट कर रहा है, 4, तो शून्यक क्या होगा, शून्यक होगा बेटा 4। ये 1 2 3, तो इसका शून्यक क्या होगा, 3। तो आई होप बेटा आपको ये ग्राफ वाला समझ आ गया होगा कि शून्यक क्या होता है और हम ग्राफ पे उसको कैसे दिखाते हैं, और अभी आगे मैं और भी टर्म का यूज करके बताऊंगा कि क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे। प्रश्नावली 2.2 को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तब तक के लिए राधे राधे, राम राम, जय हिंद प्यारे बच्चों।